गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के। आज हम वायरस के जनरल कैरेक्टर और नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला जनरल कैरेक्टर देखें तो ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वायरस का। तो अगर अपन देखें वायरस को, तो वायरस के जो कोर है, कोर पार्ट न्यूक्लिक एसिड का बना होता है जो डीएनए या आरएनए होता है, और इसके सराउंडिंग में एक प्रोटीन लेयर होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड के भी ऊपर कभी कभी और एक लेयर पाया जाता है, ज्यादातर एनिमल वायरस के केस में जिसे एनवलप कहते हैं। ये फैट का बना होता है। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें किसी भी प्रकार के सेल ऑर्गेनिल्स नहीं पाए जाते। सेकंड, हम जनरल कैरेक्टर वायरस का देखें तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है। मींस इसका जो साइज है बहुत ही स्मॉल होता है, लगभग 20 से 300 नैनोमीटर। मींस ये सिंपल माइक्रोस्कोप और नेकेड आई से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। थर्ड कैरेक्टर हम देखें तो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए और आरएनए से मिलकर बना हो। कभी भी डीएनए और आरएनए एक साथ कभी नहीं हो सकते किसी एक वायरस। और जो वायरस का जो मेन पार्ट है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है, डिसीज कॉज करता है, वो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट ही होता है। ये जो है वायरस का न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट, वो सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंड हो सकता है। मींस सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं किसी भी वायरस में। तो वायरस में एग्जांपल देखें तो प्लांट जो वायरस है, जो प्लांट को डिसीज कॉज करते हैं, वो ज्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। एनिमल के केस में वायरस डीएनए या आरएनए वायरस हो सकते हैं, पर रेयरली डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। बैक्टीरिया के केस में ज्यादातर जो वायरस है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। इंसेक्ट के केस में मोस्टली वायरस है वो आरएनए वायरस होते हैं। अगर हम वायरस के शेप के बारे में बात करें तो ये लाइनर या सर्कुलर हो सकता। तो ये थर्ड कैरेक्टर था। फोर्थ कैरेक्टर हम देखें तो वायरस में किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। मींस अगर हम प्लांट सेल का एग्जांपल लें तो इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें मींस सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते। वायरस में इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। फिफ्थ कैरेक्टर हम देखें तो वायरस जो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हो। मींस इसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए। ये किसी होस्ट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो सकता, नहीं तो ये अगर होस्ट के बाहर पाया जाता है तो वो इनएक्टिव या इनर्ट रूप में रहता है। इस एग्जांपल को हम देखें तो ये जो वायरस आपको दिख रहा है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये बैक्टीरियल सेल वॉल को पेनिट्रेट करके अपने जो डीएनए है उसको बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में जो ये बैक्टीरियल आरएनए है या डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे और एक से ज्यादा कॉपी बनाएंगे अपने न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है आगे ट्रांसलेट करेंगे तो प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा तो ये जो प्रोटीन है वो कैप्सिड बनाने वाला, मतलब जो वायरल का प्रोटीन वाला पार्ट है वो बनाने वाले प्रोटीन इनके द्वारा बनाए जाएंगे। मींस इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, वायरल न्यूक्लिक एसिड या डीएनए है वो होस्ट बैक्टीरिया के जो मशीनरी है, उसके अंदर जो एंजाइम है और मेटाबॉलिज्म है, उसको कैप्चर करके उसके डीएनए को डिग्रेड करके खुद के डीएनए को रेप्लिकेट करता है और खुद के प्रोटीन को बनाता है, जिससे आगे जाके ये जो प्रोटीन और अपने डीएनए बने हैं वो असेंबल होते हैं, इनकी असेंबली होती है और सबसे लास्ट स्टेप में ये जो बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करके इससे रिलीज हो जाता है। तो इसी वजह से इसे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी सेल के अंदर डिवाइड होता है, बाहर ये इनएक्टिव रूप में रहता है। छठवां कैरेक्टर हम देखें तो वायरस में किसी भी तरह मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया नहीं होती। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, इनमें कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता। ये होस्ट सेल की मशीनरी कैप्चर करके अपने डीएनए को रेप्लिकेट और प्रोटीन सिंथेसिस का काम वायरस इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकते। ये जो मेटाबॉलिज्म वाली प्रक्रिया है वायरस में कभी भी नहीं होती। सातवां हम देखें कैरेक्टर तो यह होस्ट स्पेसिफिसिटी। मींस वायरस जो है वेरी स्पेसिफिक होते हैं। वो प्रिसाइसली अगर ह्यूमन वायरस है तो वो ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करेंगे, अगर वो एनिमल वायरस है तो वो एनिमल को ही इन्फेक्ट करेंगे। मींस जैसे डॉग वाले वायरस डॉग को इन्फेक्ट करेंगे, काऊ वाले वायरस काऊ को इन्फेक्ट करेंगे, ह्यूमन वाले वायरस ह्यूमन को ही इन्फेक्ट। इस स्पेसिफिसिटी को समझने के लिए हम ये एग्जांपल दें। होस्ट सेल में विशेष तरह के रिसेप्टर होते हैं। अगर इन रिसेप्टर को कोई भी वायरस डिटेक्ट कर पाता है तो वो इन्फेक्ट कॉज करता है उनमें, और जिन होस्ट सेल में ये विशेष तरह के रिसेप्टर को डिटेक्ट नहीं कर पाता वायरस उनको इन्फेक्ट नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो रिसेप्टर है
ये रिसेप्टर बैट, ह्यूमन, कैमल तीनों में पाए जा रहे हैं, तो वायरस इन तीनों को इन्फेक्ट कर पा रहा है, जबकि माउस, फेरेट और गुआना पिग में ये जो रिसेप्टर है वो नहीं पाए जा रहे, तो वायरस इनको इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये था एक स्पेसिफिसिटी का एग्जांपल। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखें तो वायरस जो है वो जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है। फॉर एग्जांपल हम रिसेंट टाइम का एग्जांपल देखें तो कोविड-19 फैला था, ठीक है, तो अभी उसका एक वेरिएंट आ गया है JN1 जो हांगकांग और मलेशिया में पूरी तरह से फैल गया है, ठीक है। कोरोना के दो वेरिएंट हैं, एक कोविड-19 और JN1। इनमें क्या हो रहा है, जो कोरोना का पहला कोविड-19 था उसमें स्पाइक प्रोटीन जो है वो डिफरेंट थे, और JN1 में जो स्पाइक प्रोटीन पाए गए हैं वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट हुए ये, जो कोविड-19 के जो DNA में चेंज आ गया, यहाँ एक चेंजेस दिख रहा है आप, इस चेंजेस की वजह से जो इसके बाहर ये जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन ये चेंज हो गया। इनका आकार आप देख रहे हैं त्रिकोण है, इनका थोड़ा सा गोलाकार है। इस प्रकार से क्या वायरस जो है जल्दी जल्दी म्यूटेट होते हैं, और इनका जल्दी म्यूटेट क्यों होते हैं, ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स से डॉज कर सके। मींस अगर इसमें देखें हम तो ये जो वायरस कोविड-19 वायरस है इसका हमने वैक्सीन लगाया तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बना के इसको रेजिस्ट कर पा रहा है, पर JN1 वेरिएंट कोरोना वायरस का इसके प्रति हमारा रेजिस्टेंट नहीं है, तो एंटीबॉडी इसको डिटेक्ट नहीं कर, तो वायरस A से B में ये चेंज हो गया और इस वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स काम नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट हम कैरेक्टर देखें तो वायरस में जो है वो असेंबली होती है, इसमें सेल डिवीजन की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल डिवाइड करती है, इसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, फिर इसमें बीच में सेल वॉल बनता है और एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है सेल डिवीजन में। पर वायरस में ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। वायरस सेल होस्ट के अंदर जाते हैं, होस्ट सेल क्या करते हैं, उनके जो प्रोटीन वाले पार्ट हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, डिग्रेड करते हैं तो उनमें क्या बचता है, RNA। मान के चलिए ये जो ब्लू टंग वायरस है इसका सिंगल स्ट्रैंड RNA ये रिलीज होता है, रिलीज होकर ये ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन मतलब अपनी बहुत सारी कॉपी का निर्माण किया इसने सिंगल स्ट्रैंड RNA का। ये RNA बाद में ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल VP1 प्रोटीन, VP5 प्रोटीन, NSP प्रोटीन, ये सब असेंबली प्रोटीन है। ये वायरस के जो कैप्सिड वाले पार्ट है उनको बनाते हैं। इसमें दो प्रक्रिया हो गई, सिंगल स्ट्रैंड जो RNA है उसकी बहुत सारी कॉपी बन गई और असेंबली करने के लिए प्रोटीन भी बन गया। इसके बाद अगली प्रक्रिया वायरस क्या करता है, अपने आप असेंबल करता है। यहाँ से सिंगल स्ट्रैंड RNA आ गए, यहाँ से प्रोटीन आ गया और ये असेंबली की पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब असेंबली होने के बाद वायरस पूर्णतः बन गया है, ये आगे लाइसिस करके या सेल को बर्स्ट करके बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो वायरस में किसी भी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता, इसमें असेंबली होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वायरस का, वायरस में लैक्टिक और लाइसोजेनिक साइकिल पाए जाते हैं। लैक्टिक और लाइसोजेनिक साइकिल डिफरेंट होते हैं। जो लैक्टिक साइकिल है वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। इसको और डिटेल में देखें तो सबसे पहले अपन लाइटिक साइकिल को देखें। लाइटिक साइकिल में सबसे स्टार्ट में वायरल जो DNA है वो होस्ट सेल के अंदर जाता है। होस्ट सेल के ये होस्ट सेल के जीनोम में वायरल DNA इंटीग्रेट कर जाता है। इंटीग्रेट करने के बाद वायरल जो DNA है वो उसने क्या किया, होस्ट सेल के DNA को डिग्रेड कर दिया, उसी की मशीनरी यूज करके होस्ट सेल के DNA को डिग्रेड कर दिया, और दूसरा अपने जो DNA है उसको मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसने बहुत सारे वायरल प्रोटीन का बायोसिंथेसिस किया, और बायोसिंथेसिस के बाद यहाँ पे असेंबली हुई। असेंबली होने के बाद ये सेल को लाइसिस करके बाहर निकल, तो ये लाइटिक साइकिल है, इसने सेल को डिस्ट्रॉय किया लास्ट में। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि होस्ट सेल के अंदर वायरल DNA पेनिट्रेट करता है, उसके बाद ये होस्ट सेल के जीनोम से इंटीग्रेट कर जाता है। इंटीग्रेट करने के बाद ये होस्ट सेल में इनएक्टिव रहता है या डोरमेंट रहता है। होस्ट सेल जब खुद से डिवाइड होता है तो वायरल DNA भी इसके साथ साथ डिवाइड होता है। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में इस तरह की प्रक्रिया होती है। और कभी कभी क्या होता है, जो लाइसोजेनिक साइकिल वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। और देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें लाइटिक साइकिल का। सबसे पहले क्या किया, होस्ट सेल में वायरल DNA को पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने के बाद इसने अपनी मल्टीपल कॉपी बनाई और कैप्सिड प्रोटीन का निर्माण किया, ठीक है। इसके बाद लास्ट में इसमें असेंबली हुई, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज या वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर असेंबल हुए और लास्ट में लाइसिस होकर निकल गए। ये लाइटिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल को और डिटेल में देखते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हो रहा है कि जो वायरल DNA है वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, होस्ट सेल के DNA में इंटीग्रेट हो गया। होस्ट सेल जब डिवाइड की जनरेशन टू जनरेशन तो क्या हुआ, वायरल DNA भी डिवाइड हुआ और इसके साथ चलता गया। अब अंदर क्या होगा,
स्ट्रेस कंडीशन, इन्वायरमेंट टेम्परेचर का चेंज, केमिकल चेंज, न्यूट्रिशन की कमी, ये सारी चीज होगी तो जो लाइटिक साइकिल है वो लाइसोजेनिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो वायरल डीएनए है वो वापस से होस्ट के डीएनए से बाहर निकल के लाइटिक साइकिल में चले जाएगा। लाइटिक साइकिल में क्या होगा, ये अपनी कॉपी बहुत सारी बनाएगा और अपना प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन की असेंबली होगी और सेल को बस्ट करके उससे बाहर निकल जाए, तो ये लाइसोजेनिक साइकिल। 11th हम देखें तो वायरस जो है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकता, उसको होस्ट चाहिए ताकि वो होस्ट के अंदर जाके अपना मल्टीप्लिकेशन कर सके। और जो वायरस है वो होस्ट के बाहर इनएक्टिव रहता है, इसमें जीवन के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई। वायरस जो है उसको लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता, तो ये 11th कैरेक्टर था। 12th हम देखें तो जो वायरस है वो एयर, वाटर और डिफरेंट तरह के वेक्टर जैसे माउस, मस्कीटो, डॉग के द्वारा फैल सकता है। वायरस जो है वो इनडायरेक्ट रूप से लाइक पैसे के लेन देन, ठीक है, किसी ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, एरोप्लेन या पब्लिक टॉयलेट, ये सारी चीज यूज करने से इनडायरेक्टली रूप से भी फैल सकता है। 13th हम देखें तो वायरस जो है उसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ज्यादातर देखा गया है कि नॉन लिविंग थिंग को ही क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, पर वायरस जो है वो होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव या नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। और वायरस जो है वो थर्मोलेबाइल होते हैं, मींस इनमें टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारे जो थे वो वायरस के मेन कैरेक्टर थे। नेक्स्ट हम देखें तो वायरस जो है वो जीवित और निर्जीव जीव के बीच की कड़ी होता है, तो इसमें कुछ लिविंग कैरेक्टर होंगे और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर होंगे, तो उनको हम देखते हैं। लिविंग कैरेक्टर को हम देखें तो सबसे पहला वायरस जो है उसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए का बना होता है, ये पहला लिविंग कैरेक्टर है। दूसरा, वायरस में जो है म्यूटेशन होता है टाइम टू टाइम, जल्दी जल्दी, तो ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है, इसके बहुत सारे म्यूटेंट पाए जाते हैं। थर्ड हम देखें तो ये स्टिमुली लाइक रेडिएशन और केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स कर। फोर्थ हम देखें तो ये होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है, ये भी लिविंग कैरेक्टर है। फिफ्थ हम देखें ये इसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होता है, मींस इसको जो एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। सिक्स्थ हम देखें तो ये होस्ट के प्रति स्पेसिफिक होता है, तो ये सारे थे लिविंग कैरेक्टर वायरस के। नॉन लिविंग कैरेक्टर को हम देखें तो होस्ट सेल के बाहर जो वायरस है वो इनर्ट या इनएक्टिव रहता है। सेकंड हम देखें तो ये ऑटोकैटालिटिक होता है, मींस इसमें जो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो सेल्फ इनिशिएट होते हैं। थर्ड हम देखें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल नहीं पाया जाता, ये भी नॉन लिविंग कैरेक्टर है। फोर्थ हम देखें इसमें ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज एब्सेंट होते हैं, ये भी नॉन लिविंग कैरेक्टर है। वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ये भी एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो ये सारे कैरेक्टर जो थे वो नॉन लिविंग कैरेक्टर थे। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।